हमारा अगला मुद्दा है शिक्षा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि गरीब है, मजदूर है, तो उसका बेटा मजदूर ही रह जाता है, उसका बेटा कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और वो बहुत होगा तो जिले तक ही पढ़ पाता है, जिले से ऊपर नहीं जा पाता, और घूम फिर के और वापस आके वो फिर मजदूरी ही करता रहता है। तो आखिर जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके लिए आप शिक्षा में जो है क्या सुधार लाएंगे? निश्चित रूप से शिक्षा के अभाव से व्यक्ति जहां का तहां रह जाता है, वो जान ही नहीं पाता। और मैं आपको कहना चाहूंगा दिल के उद्गार, अपनी पार्टी के उद्गार, कि हम सत्ता में आते हैं तो हम परिकल्पना एक बार पुनः उन गुरुकुल की करेंगे, नालंदा और तक्षशिला जैसे उन विश्वविद्यालयों की परिकल्पना करेंगे जी। कि जहां पर खोजी लोग आए तो जो सोच भी नहीं पाए उससे भी कहीं ज्यादा ज्ञान का भंडार था। अतः उसके लिए हम निश्चित रूप से ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज ना जाना पड़े। गुरुकुलों में वह ज्ञान परोसा जाता है कि जिससे बालक में स्वयं वो संस्कार अर्जित होते हैं, ज्ञान ग्रंथि जागृत होती है। आज की शिक्षा व्यवस्था तो सिर्फ नौकरी, पेट, उसके लिए दौड़ा रही है। अरे उसके बारे में हम सोचने के लिए बाध्य कर देंगे आने वाली संसद को कि वो मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक करने वाली विचारधारा का पोषक बने, अनुयायी बने, पालक बने। तो इस प्रकार से शिक्षा के लिए हम वो आमूलचूल व्यवस्थाएं करेंगे कि सब तरह की शिक्षाएं हमारे पुराणों में देखिए, ग्रंथों में देखिए, भरे पड़े हैं। वैदिक शिक्षा हमारी भरी पड़ी है कि किस किस प्रकार से अपनी इस भाषा में, देवनागरी भाषा में और संस्कृत भाषा में हमारे वो साहित्य भरे पड़े हैं कि जिनको अगर अध्ययन किया जाए, आज भी इतना जला देने के बाद भी कि जो नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जो 4-4 महीने धू धू करके चलता रहा, ज्ञान का अथाह भंडार रहा, हम कमोबेश आज भी बहुत कुछ अपने पास है। सब कुछ नहीं नष्ट हुआ, बहुत कुछ नष्ट हुआ है, लेकिन सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। हम उसको संरक्षित करके आगे बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ी को उच्च शिक्षा के मानदंड उनके नजदीक उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए भी व्यवस्थाएं होंगी। गांव गांव में वो विद्यालय, कॉलेज, इतनी आबादी हमारी होती है कि एक विद्यालय भी कम पड़ जाए अगर सभी को शिक्षा, इसके लिए निःशुल्क शिक्षा। आर्थिक, निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से हम ये देखेंगे कि मलाई वाले ही न मलाई खाएं। आर्थिक दृष्टि से विपन्न कमजोर व्यक्ति, उसको सहारा मिले, वास्तव में जिसे जरूरत हो उसको वो दिया जाए। और इसके लिए सबको समभाव से एक व्यवस्था हम शासन में आते हैं तो निश्चित रूप से उसे कार्य रूप में परिणित करेंगे कि समाज देखेगा कि नहीं, वास्तव में हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है, वो चीज हो रही है। क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बाकी मैं अगला आपसे सवाल करता हूँ रोजगार के लिए, कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से लोग पलायन करते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेशन में जाइए, आपको सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग का आदमी बाहर निकलता है। तो उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं कि जिससे यहाँ का आदमी यहीं रह जाए और अपने माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चों के साथ रहे, कम से कम वो सुबह रोजगार के लिए निकले और रात को अपने घर आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? बहुत सही जनमानस की यह पीड़ा है। यद्यपि बुंदेलखंड संभाग को प्रकृति ने अपने अनुदानों से इतना नवाजा है कि प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है, और इतनी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा होने के बाद भी अगर हमारे क्षेत्र का जनमानस अपने रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सोचनीय बिंदु है उन राजनेताओं के लिए जो अभी तक उन्होंने सत्ता सुख भोगा। देखिए कितने कितने पहाड़, कितने बालू, कितनी कितनी संपदा है कि अगर इनसे रोजगार यही निर्मित किए जाए और ये संपदा का खनन करके दूसरे क्षेत्रों में वो संपदा चली जा रही है, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसका सदुपयोग हम अपने क्षेत्र में करें तो कहीं भी पलायन करने की जरूरत नहीं है। श्रमिक हमारे पास, कच्चा माल हमारे पास, अनेक संसाधन हमारे पास। इसके बाद हमारा जनमानस बाहर कमाने के लिए जा रहा है, अपने परिवार को एक वेदना लेकर के जाता है। कितना वो कमाता है, कितना वहां बाहर अन्य व्यवस्थाओं में उसका खर्चा हो जाता है, कुछ अंश बचा के लाता है। तो ना यहाँ चिकित्सीय सुविधा है, न शैक्षिक वातावरण ऐसा है, तो इसलिए उसका कमाया वही ढाक के 3 पास सब रह जाते हैं। तो इसलिए वो व्यवस्थाएं निश्चित रूप से यहाँ पर जिन
उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी, उसको भी आयात करके और यहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे हमारे जनमानस का पलायन रुकेगा यहाँ से। अच्छा, कुछ जैसे उदाहरण के तौर पे कि आपने कुछ सोचा हो कि हम ये फैक्ट्री लगवाएंगे या कुछ जो पुराने यहाँ की बिगड़ी पड़ी हों उनको सुधरवाएंगे, कुछ ऐसे उदाहरण जो जनता को जो है थोड़ा सा एक उम्मीद जगे। निश्चित रूप से अभी आप देखिए कि बांदा में कताई मिल रही जी बंद पड़ी हुई है जी आपका बरगढ़ है, ग्लास का कारोबार रहा वहां पर जी, तो इनको पुनर्जीवित किया जाएगा, इनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी कि जिससे ये उद्योग स्टैंड हो। नए उद्योगों के सृजन के लिए विचार विमर्श करके कहां किस क्षेत्र में कौन से ऐसे नवीन रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं, किन चीजों का निर्माण किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से जब आशीर्वाद जनमानस का मिलेगा तो उन बिंदुओं पर भी हम पूरी गहराई के साथ, सजगता के साथ उस पर अमल करके और जनमानस के लिए यहाँ पर हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। चलिए, और अगला मेरा सवाल है सड़क और रेलवे स्टेशन कि आप ये देखिए कि अभी बांदा हो या चित्रकूट हो या मानिकपुर, यहाँ से आप देखिए कि दिल्ली के लिए भी सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं जिसमें लोग भर भर के जाते हैं। पहले स्लीपर के क्लासेस ज़्यादा थे, अब स्लीपर के क्लासेस भी कम कर दिए गए हैं। जनरल डिब्बे जो है वो वैसे के वैसे ही हैं, वो भी कम कर दिए गए। एसी के डब्बे बढ़ा दिए गए हैं, जबकि यहाँ से अगर मात्रा देखी जाए तो एसी में जाने वालों की जनसंख्या बहुत कम होती है और स्लीपर क्लास और जनरल क्लास की ज़्यादा होती है। तो इस पर जो है आपने क्या सोचा है और क्या सुविधाएं देंगे? क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि सुविधाएं तो बढ़ाएंगे, लेकिन पलायन ही हमारे क्षेत्र का रुके। प्रथम मैंने कहा कि हम इतने रोजगार यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे कि जिस लिए पलायन हो रहा है, लोगों को जाना पड़ता है, आम रूप से घूमने टहलने जाना है, धनाढ्य लोग हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा अन्य क्षेत्र का भी धनार्जन होता है। लेकिन प्रथम व्यवस्था तो यही होगी कि हमारे यहाँ के जनमानस को आजीविका के लिए न पलायन करना पड़े। और निश्चित है कि यह भी दुखद है कि जहां आज हमारा तमाम जनमानस गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, वो एसी में नहीं चल सकता है, वो तो जनरल डिब्बे में भी बेचारा एक पैर, मैं देखा हूं खुद कि एक पैर में खड़ा होकर के अतर्रा से लेकर के और दिल्ली तक की यात्रा कर रहा है। उसे प्राकृतिक क्रिया के लिए जाना है तो निकल नहीं पा रहा है, बाथरूम तक करने नहीं जा पा रहा है। तो ये उसकी पीड़ा, उसकी वेदना का संज्ञान निश्चित रूप से है। लेकिन वही है कि हम कहते हैं, चिल्लाते हैं, तो सत्तासीनों के कान में जू नहीं रेंगती है। इसलिए बाध्य होकर के आज हम अपने जनता जनार्दन के बीच आए हैं, इस वादे के साथ आए हैं कि मानवीय सुविधाओं का अभाव नहीं होगा। वो सुविधाएं मिलेंगी आपको जो आपके जीवन के लिए जरूरी है। पलायन रुकेगा, चिकित्सीय सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्थाएं होंगी। और ये तो हर एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतान के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार प्रदान करे। तो जब सत्ता में बैठे हुए हमारे मुखिया जनता के पिता समान है, पुत्रवत जनता होती है, तो क्यों नहीं इसका ध्यान किया जाता? यह विचार हमारे अंतर मन में गहराई से गूंज रहा है कि यदि हम सत्ता में पहुंचते हैं तो प्रजा के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और साथ में अच्छे संस्कार, जिससे निर्भय होकर के समाज में सभी लोग वह सतयुगी वातावरण आ जाए कि घरों में ताले की जरूरत ना हो, कुंडी की जरूरत ना हो। हाँ, कुत्ता बिल्ली से बचाने के लिए बेशक दरवाजे बंद किए जाएं, लेकिन कोई चोर चक्का समाज में ना हो। इसलिए, और ये कब होगा? दंडों के बल पर नहीं होगा, ये वैचारिक परिवर्तन के द्वारा होगा। जब हम वैचारिक परिवर्तन कर देंगे, आपके सामने 1 किलो सोना पड़ा हो, आपके अंदर कोई लोभ नहीं है तो मिट्टी के समान है, नहीं जाएंगे। जब आपकी दृष्टि पवित्र होगी, कितनी सुंदर युवती जा रही है, वो आपकी उम्र के अनुसार, वो आपकी बहन है, बेटी है, आपकी माँ है, आपके अंदर का नजरिया जब इस प्रकार का, तो हमारा वह प्रयास होगा, वो सांस्कारिक शिक्षा होगी कि जिससे उसका स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार समाज को प्रदान हो। यह पार्टी का एक मुख्य लक्ष्य भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला
और बाकी हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी पार्टी आगे आए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी पर्सनली, आप एक मानवता को लेके चल रहे हैं। क्योंकि और पार्टी वाले दुनिया भर की जुमलेबाजी करते हैं कि हम यहाँ पुल बनवा देंगे, यहाँ रोड बनवा देंगे, बनता कुछ नहीं है। ओवरलोडिंग चलती है हमारे क्षेत्र में, बालू का अवैध खनन होता है हमारे क्षेत्र में, लेकिन उन सत्ताधारियों के ही ट्रक चलते हैं और उस पर जो है अगर उनसे सवाल पूछा जाए तो उनसे जवाब नहीं निकलते हैं। तो ये सब मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि आपने जो है एक मानवता को लेके आगे जो है अपना मिशन बढ़ाया है। हमारी पार्टी, मैं आपको सिंह साहब बता दूं जी कि निश्चित रूप से मानवता के कल्याण के लिए ही समर्पित है। आप कभी देखें, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, हमारे यहाँ माता भगवती आदि जगत जननी जगदम्बा की पावन आरती और उसके माध्यम से गुरुवर श्री की विचारधारा को जन जन में पहुंचाया जाता है और नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान समाज को निर्मित करने के लिए एक इकाई के रूप में एक मानव को परिवर्तित, और परिवर्तित वो कब होगा? फोर्सली तो हम किसी को और नहीं, आप किसी को नहीं बदल सकते। आपके आप बलवान है, आपके सामने हम भयभीत हो जाएंगे, जी जी कर लेंगे, लेकिन फिर हम वही ढक के तीन पात, वही मतलब कुत्ते की पूंछ अपना आचरण करने लगेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर एक वैचारिक परिवर्तन आ जाए, हमारा संकल्प बल जागृत हो जाए, तो निश्चित रूप से फिर हमें दुनिया की कोई शक्ति हमारे उस पथ से नहीं डिगा सकती। इसलिए हम तो तन मन धन से मानवता के लिए समर्पित हैं। ये ठाना है कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा। और आज मुझे खुशी हो रही है कि भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में लाखों लाख लोग, ऐसे लोग जो ये कहते थे कि हम नशा मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि रग रग में हमारे नशा समाया है, जीवन जा सकता है लेकिन नशा नहीं छोड़ सकता, वो नशा मुक्त होकर के समाज को नशा मुक्त, भय भोग भ्रष्टाचार से मुक्त बना रहे हैं। और निश्चित है कि इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जहां नहीं जा सकता, जहां मैं अपनी बात नहीं कह सकता, वहां आपके इस चैनल के माध्यम से, कहते हैं कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, उसकी लेखनी के माध्यम से जनता में इतना परिवर्तन हो जाता है कि परिवर्तन का तूफान खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आप उतना परिश्रम करके आए और इस आवाज को जनता जनार्दन के समक्ष रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस परिवर्तन के प्रवाह में आपका योगदान इतना है कि मैं तो स्वयं गदगद हूं, अभिभूत हूं, और किन शब्दों से आपकी प्रशंसा करूं। हम आप सबको नहीं, ये आपका बड़कपन है। बाकी ये हमारा फर्ज है मीडिया के नाते कि हम जो है जनमानस तक हर एक प्रत्याशी की बात पहुंचाएं, और जनता का काम है कि उस प्रत्याशी को चुने जो छवि, जिसकी छवि जो है वो एकदम क्लीन साफ हो, दल बदलू नेता ना हो और विकास के लिए काम कर रहे हों। ये बाकी जनता का काम है। हमारा काम है कि आपकी बातें जनता तक पहुंचाना, और जनता का काम है निर्णय लेना कि किसको वो चुनती हैं, किसको जो है वो अपना आइडल मानती हैं, और किसके विचारधारों से उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, उनके परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। ये जनता का काम है। निश्चित रूप से मैंने इसके बारे में पूर्व में ही निवेदन किया कि देश की सत्ताएं, सीआईडी, सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी लगा दे, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का शक्ति साधक, जनता के लिए समर्पित, ये रक्षा कवचधारी, पूर्ण नशा मुक्त, पूर्ण मांसाहार मुक्त, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। वो अपनी शक्ति, समय, सामर्थ्य का समर्पण कर रहा है। आप इसके संगठन के बारे में और भी खोजें, हमारी पार्टी के बारे में और भी खोजें। हम लोग जाते हैं, किसी का कोई प्रलोभन नहीं, आपके यहाँ साधना भी करवाते हैं तो नमक रोटी, दाल रोटी जो भी मिल जाएगी वो खा करके चले आएंगे, 24 घंटे आपके घर में गुणगान करेंगे। और उसका ये प्रतिफल भी होता है कि सुनने वाले 100 लोग अगर आते हैं तो 10-20 लोग तो निश्चित रूप से परिवर्तित होकर जाते हैं, नशा मुक्त होकर के जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। और लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नशा से ही सत्ता पे आते हैं, दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, लेकिन इसके बाद फिर आप उनसे इच्छा मत करिए कि वो आपके क्षेत्र में आके विकास करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। फिर आप जो है गड्ढों वाली रोड पे ही चलेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप दम तोड़ेंगे। तो अब आपका निर्णय है कि आप किसको चुनते हैं। आप कहते हैं हम नशा नहीं करने देंगे, और वो कहते हैं आप दारू पियो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अब बुद्धिमान लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि कौन एक्सेप्ट करते हैं, वो ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। और ईश्वर ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और इसीलिए थोड़े ही समय में, बताया ना कि
7 जून 2013 में हमारी पार्टी अस्तित्व में आई है, इस अल्प समय में ही राजनीतिक उथल पुथल मच गई है अनेक प्रांतों में। आज वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अनेक जगहों से हमारे प्रत्याशी चुनाव में हैं। अच्छा। और इसके पूर्व के चुनाव में उन्होंने अपना प्रतिभाग किया, प्रतिभाग नहीं किया बल्कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अनेक जगहों पर जीत हासिल किया है। बड़े चुनावों में, विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अनेक उन धुरंधरों के समीकरण बिगाड़ दिया जो कहते थे कि हम तो चद्दर ओढ़ के सोएंगे, हमें हराने वाला कौन है। और इस विचारधारा का प्रवाह हो रहा है। निकाय चुनाव में अनेक जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कहीं उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश जैसी जगहों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वहां पर उपाध्यक्ष हैं। तमाम जगहों पर हमारे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी और इस संभाग में भी हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य तमाम जगहों पर प्रधान है, ग्राम प्रधान। और उन प्रधानों के बारे में मैं सिंह साहब आपको बता दूं कि जनमानस से निवेदन है कि जाकर के देखे जहां हमारे संगठन के प्रधान बने हैं, गांवों में स्वर्ग है। गायें बरसीम खा रहे हैं, भूसे की सानी खा रहे हैं, और नहीं तो अन्य जगहों पर देखिए कि पुआल नहीं नसीब है, गौ में मर रहे हैं इतना सब आने के बाद। ये सब भ्रष्टाचार की बलबेदी। हाँ, क्योंकि उसके मन में थोड़ा एक मानवता जग गई। गाय बनी है 300 और मानवता नहीं है 1% भी, तो वो खाएं या मरे या जो भी हो, सरकार से दिया हुआ उसका ही पेट नहीं भरता, गायों को क्या खिलाएगा। और ये बहुत बुरी कंडीशन है हमारे चित्रकूट बांदा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, कि गौओं की बहुत बुरी समस्या है। अब सरकार कितना दे पा रही है, कितना यहाँ खा रहे हैं, ये तो ईश्वर जाने और सत्ताधारी जाने। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से समस्त देखने वालों को हृदय से उनका आभार करता हूं और सभी से प्रार्थना भी करता हूं कि निश्चित रूप से वोट देना तो एक बार सोच लेना कि हम दारू में, साड़ी में, मुर्गा में तो नहीं बिकने जा रहे। हम अपने बच्चों के भविष्य को उन लुटेरों के पास, भ्रष्टाचारियों के पास गिरोह तो नहीं रख रहे 5 वर्ष के लिए। इसी निवेदन के साथ सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।